गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आप एवरीडे बेसिस पे यहाँ इस वीडियो में करते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे रिवाइज जरूर करा करिए। अदरवाइज एवरीडे बेसिस पे 10 एमसीक्यूज हम करते हैं, मतलब 10 टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, और जब एक साल हो जाएगा अराउंड हमने 3000 से ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस कर लिए होंगे। लेकिन उन 3000 टॉपिक्स जिसके ऊपर प्रीलिम्स का एग्जाम आपका बनेगा और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकते हैं इंटरव्यू में भी वहां से कुछ पूछ लिया जाए, उसको रिटेन करने के लिए जो आपकी रिविजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पीएम वानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। देन KLI प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। फूड ऑफ हरप्पन्स के बारे में देखेंगे। मिनी काजीरंगा किसको कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर है। सिटीजनशिप के लिए भी वैसे इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, लेकिन न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था तो इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। देन मलनुपिरावीर क्या है इसके बारे में जानेंगे। फाइनली राइट टू प्राइवेसी एंड INS कलवरी के ऊपर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर PIB के क्वेश्चन भी आप इसमें जरूर डाला करिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सोर्सेज हैं उसके अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दोनों न्यूज़पेपर आपके कवर किए जाते हैं। साथ में ही इसमें PIB से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, साथ में ऑल इंडिया रेडियो एंड RSTV यहां से भी इंफॉर्मेशन जो है ली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जब भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है उसके कंसर्निंग भी चीजें ऐड करी जाती है। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि काफी सारे सोर्सेज सिर्फ द हिंदू को ही नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, मल्टीपल सोर्सेज को यूज करके यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर @prince_luthra पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा इस चीज को लेकर। चलिए नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आमरीन ने, लोकेश मीना, संजोता एंड दीक्षा ने हमें ज्वाइन किया। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। और यहाँ पे जो NCERT की सीरीज है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर। और अब तो एक बेहतरीन चीज आपके लिए है, जो नेटमॉक IAS की एप्लीकेशन है इसे लॉन्च कर दिया गया है, सो दैट आपको जितनी भी ये सीरीज प्रोवाइड करी जाती है, जिन लोगों ने NCERT की सीरीज ज्वाइन करी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, या फिर क्रैक UPSC 200 डेज के काफी सारे लोगों ने जो सीरीज ज्वाइन की है यहाँ पर, वो यहाँ पर नेटमॉक IAS की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आप अपने कोर्सेज को ऑन द गो भी देख सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सारे वीडियोस आपके रहने वाले हैं, सारी PDFs आपकी रहने वाली है, सारे क्विजेस आप ऑन द गो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कितने % कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। आपके पूरे जो मार्क्स होंगे वो भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, और टाइम टू टाइम न्यूज फीड्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो नेटमॉक की एप्लीकेशन डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम मटेरियल नया प्रोवाइड करती है। यहां पर नए नए कोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड सम ऑफ देम विल बी द फ्री कोर्सेज, वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इसको अपनी रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली कल ही इसे गूगल प्ले स्टोर पे डाला गया है। तो रेटिंग करके मुझे बता जरूर दीजिएगा, चाहे तो टेलीग्राम पे भेज भी सकते हैं। जो नवंबर महीने की हमारी MCQs की PDF है वो मैं आपको एज अ गिफ्ट सेंड करूंगा टेलीग्राम के ऊपर ही, तो प्लीज इसको डाउनलोड करके रेट जरूर करिएगा। चलिए जो मार्किंग स्कीम है, आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना होता है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे दोबारा से रिवाइज करें, और तब तक इसको रिवाइज करें जब तक कि 6 से ऊपर आपका स्कोर नहीं आता है, और 10 आउट ऑफ 10 आपका वैसे एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि सेकेंड अटेम्प्ट में आपका आ जाना चाहिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है PM वानी को लेकर है। पूछा गया PM वानी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल बी अ पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या है? ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, हो सकता है। सेकंड, देयर शैल बी अ नॉमिनल लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दीज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। तो ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स है इनके थ्रू जब भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाएगा तो एक छोटी सी नॉमिनल सी लाइसेंस फी जो है वो इसके अंदर चार्ज करी जाएगी। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज में क्यों था और करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, एक प्रपोजल दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, और जहां DOT ने कहा था कि हमें पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स जो हैं उनको सेटअप करना चाहिए, और जो हमारे PDOAs है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स है, उनके थ्रू ये जो पब्लिक वाईफाई सर्विस है वो प्रोवाइड करनी चाहिए अक्रॉस द कंट्री, और इस चीज को अप्रूवल दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो यहां पे क्या पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो होगा वो इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यस, इट विल बी अ पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसके अंदर कोई लाइसेंस फी नहीं होगी, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो होगा वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन का, प्रोलिफरेशन का एक जो ड्रीम है कि हर जगह पर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस
अवेलेबल होनी चाहिए, वो इसके थ्रू अचीव किया जा सकेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज देयर इज नो लाइसेंस फी। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस वाज द न्यूज जो अभी कैबिनेट का नोट मिला है, जो अप्रूवल मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि KLI प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। KLI प्रोजेक्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इट एम्स टू कनेक्ट कारगिल टू ले। इसके अंदर कारगिल को ले से कनेक्ट किया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2022। इसे 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक चीज तो पक्की है कि यस, इसे इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपकी OFC होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसको बिछाया जाएगा और ये क्या, कहां बिछाया जाएगा? ये कनेक्ट करेगी कोची को। तो यहां से कनेक्ट किया जाएगा लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स को। ठीक है, तो जो छोटे छोटे 11 आइलैंड्स है, जिसमें आपका कवरती है, कैडमेट है, इन सबको कनेक्ट किया जाएगा कोची से। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहेगी, ये सी मतलब नीचे, पानी के नीचे से लेके जाएगी और इससे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है इन 11 आइलैंड्स के अंदर, वो बेहतर तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड करी जा सकेगी। इंटरनेट की स्पीड को इंप्रूव किया जा सकेगा और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी इसमें इंप्रूव करी जा सकेगी। तो लक्षद्वीप और इसके जो 11 आइलैंड्स हैं, कवरती है, यहाँ पे अगाती, अमीनी है, मिनकोय है, बीतरा है, किल्तान एंड कैडमेट, इसके ऊपर ही हमारी काफी सारी पनडुब्बियों के नाम भी रखे गए हैं। तो उनको कनेक्ट करने की बात करी गई, ना कि कारगिल और ले को। और इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है 2023 तक इसे कंप्लीट करने की आशंका है, ये टारगेट रखा गया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, और कनेक्ट किसको किया जा रहा है ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हड़प्पन्स को लेकर है। वैसे देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एंशियंट हिस्ट्री जो है बुक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताई है कि यूजुअली क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में चीजें आती हैं उनको लेकर पूछे जाते हैं। और खास तौर पे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को लेकर कोई भी चीज मेंशन करी होती है तो ये चीज मान लीजिए कि वो अगले आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हड़प्पा का जिक्र किया हुआ था, इस वजह से हड़प्पा के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। पूछा गया है फूड ऑफ हड़प्पन, उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकी करेक्ट है। देयर आर एविडेंसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे ऐसे एविडेंस पाए गए हैं कि वहां पर मटर की खेती भी करी जाती थी। दे हैड अ कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट। जो उनकी डाइट थी हड़प्पन्स की, वो कंप्लीटली वेजिटेरियन थी। ऑयल सीड सच एज सेसमी, लाइन सीड एंड मस्टर्ड वर ऑल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे जो ऑयल सीड है, सेसमी सीड्स हैं, मस्टर्ड्स, इनको भी उगाया जाता था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तीसरी स्टेटमेंट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ये तो आपको वहां पर भी मिल जाएगी, नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस, ये एविडेंस पाए गए हैं वहां पे कि मटर की खेती भी करी जाती थी। और इसके अलावा ये भी पाया गया कि एनिमल प्रोडक्ट्स को भी यूज किया जाता था, जैसे कैटल एंड बफेलो मीट की वहां पे जो है इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा जो दूसरे जानवर होते थे उनके मीट का भी यहां पर जिक्र किया गया है। सो दे हैड ए कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो शुद्ध शाकाहारी नहीं थे, मांसाहार जो था वो भी इस्तेमाल किया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो न्यू स्टडी हैज फाउंड कि प्रेजेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैटल एंड बफेलो मीट, और इसका इस्तेमाल किया जाता था। साथ में ही ऐसा भी कहा गया है, जैसे अभी भी क्या होता है जब उन साइट्स पे जाते हैं और हमें टाइम टू टाइम वेरियस एनिमल बोन्स वहां पे पाई भी जा चुकी हैं और आगे भी पाई जाती हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि एनिमल फूड जो था वहां पे काफी कंज्यूम किया जाता था, एबेंडेंस में कंज्यूम किया जाता। बफलो से लेके मटन, टर्टल्स, टोर्टवाइज, घड़ियाल, सी फिश, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज अनदर आर्टिकल जो द हिंदू में हमने देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज मिनी काजीरंगा। तो मिनी काजीरंगा किसको कहा जाता है? पवितरा को, मानस को, जल्दपारा को, ओरांग को। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज क्यों थी? क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि टू मेनी कैटल्स आर रोबिंग द वन हॉर्न राइनोज इन असम पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पे हुआ क्या है, दो ऐसे जो गेंडे थे, जो राइनोसरस थे, उनकी यहाँ पे डेथ हुई है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उनके जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसके अंदर वर्म्स पाए गए। और ऐसा इस रीजन से हुआ क्योंकि न्यूट्रिशनल स्ट्रेस काफी ज्यादा था। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द राइनोसरस एंड द बेफलोज, क्योंकि खाने की जो है काफी कमी हो गई है पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और इसी वजह से जो मिनी काजीरंगा वाला क्वेश्चन बनाया गया था, क्योंकि पवितरा को ही मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है।
तो आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज पवित्रा न्यूज में था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। डेटा की बात करी जाए तो यहाँ पर अराउंड 10,000 कैटल के आसपास जो है वो ग्रेज करती हैं, घास को खाती हैं, और अराउंड जो राइनोसरस की संख्या वो 102 के आसपास है। और ये कहा गया है, ये ऐसा पाया गया है स्टडीज के हिसाब से कि ज्यादातर जो कैटल्स है वो यहाँ पे ग्रास को खा लेती हैं, और जो राइनोसरस होते हैं उनके लिए ज्यादा कुछ न्यूट्रिशियस चीजें नहीं बचती हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस की जो आपकी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको मेंशन किया गया था। लोकेशन एक बार देख लीजिए। सो इट इज हियर, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो। देखिए हाईएस्ट डेंसिटी की बात करिए, हाईएस्ट नंबर की बात नहीं करिए, तो इस तरीके की चीजों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट डेंसिटी में क्या फर्क होता है। अगर मैं कहूं कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 180 राइनोसरस है और दूसरे में 150 है, तो हाईएस्ट नंबर तो यहां हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कुछ इतना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको स्क्वायर मीटर्स में नहीं बता रहा हूं, और 150 जहां पाए जाते हैं उसका एरिया इतना है। तो इतने कम जगह में 150 राइनोसरस है और इतनी ज्यादा जगह में 180 राइनोसरस है, तो डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, डेंसिटी यहां ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इवन द ओवरऑल नंबर यहां कम है लेकिन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी। तो जो एरिया के प्रोपोर्शनल पे नंबर ऑफ राइनोसरस की बात करी जाती है तो हम डेंसिटी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा, जो मैंने आपको बता दिया, और न्यूज में क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी। पहली कहती है यूटिलाइज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट क्रिप्टोग्राफिक कीइंग मटेरियल। तो ये जो आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है क्यूकेडी, ये किसको यूटिलाइज करता है, ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज करता है, और यहां पे क्रिप्टोग्राफिक कीइंग मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हो सकता है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय CAIR बेंगलुरु। तो किसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है वो भी बता दिया है। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड शेयरिंग सीक्रेट कीज दैट आर नेसेसरी फॉर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। इसके थ्रू सीक्रेट कीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हुए। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है, आज की अगर हम एरिना के अंदर बात करें, डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक एजेंसीज होती हैं जो हमारी जो खुफिया खबरें रखती हैं, या फिर डिफेंस का एरिया काफी सेंसिटिव एरिया होता है, और यहां पर अगर किसी एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करी जाती है, ठीक है। और इस एनक्रिप्शन को अगर डीक्रिप्ट करना है तो कोई ना कोई की जो होती है वो होनी चाहिए, और वो दोनों के पास होनी चाहिए। तो क्या होता है कि पहले से ही दोनों के पास की शेयर हो जाए, ताकि ये जो मटेरियल का आदान प्रदान होता है उसको एनक्रिप्ट डीक्रिप्ट करने में आसानी हो। इसके अंदर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पे रोल आता है। तो पहले से ही ये जो कीज होती है ये दोनों ही पार्टीज को दे दी जाती है। अदरवाइज क्या होता है, देखिए अगर कोई इंफॉर्मेशन ए ने बी को भेजी तो क्या होगा, बीच में कोई भी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है हैकिंग क्रैकिंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीच में ही पासवर्ड्स वगैरह चोरी कर लेती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि बीच में ही आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये सब चीजें आपकी और मेरे साथ होती हैं तो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे डिफेंस के अंदर हमारी जो खुफिया एजेंसीज है उनके साथ, कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक एजेंसीज है उनके साथ ऐसा होने लग जाए, तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इसको इंटरसेप्ट ना किया जा सके, वहां पर इस्तेमाल होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर बात करी जाए इसके बारे में तो टेक्नोलॉजी CAIR बेंगलुरु, बेसिकली इट्स एन, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं CAIRT, सो इट इज सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। और ये जो लैब है ये DRDO की लैब है, इसके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, बिल्कुल सही है। यहां पे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का यूज किया जाता है कीइंग मटेरियल के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सीक्रेट कीज का, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एरियाज और डिफेंस के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए उसके कंसर्निंग QKD सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 60 सेकंड्स के अंदर क्रैक UPSC एग्जाम इन 200 डेज के बारे में जानते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। सो बेसिकली इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो अभी तक हमने बनाई और जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो कर रहे हैं। तो इसके जो सैंपल वीडियोस है वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। सो बेसिकली ब्रीफली NCERT से लेके जो आपकी बेसिक बुक्स है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इन सब सब्जेक्ट्स को इसके अंदर कवर किया जाएगा अलोंग विद पैरेलल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो चलना ही चलना है, उसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, और साथ में दो दो करके सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। बेस्ट चीज जो है इस सीरीज की वो ये है कि इसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि माइंड मैप्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को माइंड मैप से पढ़ना काफी पसंद होता है। और एक अच्छी चीज ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड करी जाती है।
रिस्पेक्टिव टू योर डे। तो इसमें आपकी डे वाइज प्रिपरेशन कराई जाती है, डे 1, डे 2, सो ऑन अप टू डे 200। और इसमें बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट भी, जहां पर आपको मॉक टेस्ट कराने की जरूरत है। और मॉक टेस्ट के अलावा इसमें जो एवरीडे बेसिस पे आपको मेंस के राइटिंग असाइनमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको लिखकर यही सबमिट करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, जिसको मैं खुद इवेल्युएट करूंगा। तो बेसिकली ऑल इन वन सोल्यूशन है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स को क्लास जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसके थ्रू कवर किया जा रहा है। साथ में वीडियो एमसीक्यू लेक्चर्स जो है वो भी आपको दिए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स की दी जा रही है आपको। साथ में ही आपके जो क्विजेज होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपके प्रैक्टिस होते हैं। यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन रोज दिया जाता है आपको, और माइंड मैप्स भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके कंसर्निंग दिए जाते हैं। सो यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, सैंपल वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का मटेरियल आपको मिलने वाला है। इसमें काफी सारे लेक्चर्स डाल दिए गए हैं और काफी सारे लेक्चर्स हम और भी ऐड कर रहे हैं। तो अराउंड 1000 के आसपास लेक्चर्स जो है आपको मिलने वाले हैं, और 1000 के आसपास ही जो क्विजेज है वो आपको मिलने वाले हैं। जो वैलिडिटी रहने वाली वो 2 साल की रहने वाली, ताकि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लबासना पूरी तैयारी यहां पे कर ले, और जो मेरी गाइडेंस है वो 2 साल तक आपके साथ रहे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर है, और पूछा है कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी फेज। तो कोविड-19 के टाइम पर किस तरीके से नई एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करा जाएगा, कैसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाएंगी, उसके बारे में इसमें बात करी गई है। द सब्सिडी अमाउंट अंडर द स्कीम विल बी क्रेडिटेड अपफ्रंट ओनली इन आधार सीडेड ईपीएफओ अकाउंट्स ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। तो इसके अंदर जो न्यू एम्प्लॉइज होंगे उनके अकाउंट के अंदर ही जो सब्सिडी अमाउंट है उसे डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा आधार सीडेड ईपीएफओ अकाउंट्स के अंदर हो सकता है। टारगेट बेनिफिशियरीज इंक्लूड एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑन मंथली वेजेस लेस देन 10,000। तो यहां पे उन लोगों को इंक्लूड किया गया, उन एम्प्लॉइज को इंक्लूड किया गया जो कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काम करना शुरू करते हैं, और जहां पे उनकी मंथली जो सैलरी है या फिर वेजेस है वो लेस देन 10,000 है। 10,000 से ऊपर है तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूवल दिया था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को। इसी वजह से इस न्यूज को डिस्कस किया गया था वंस अगेन इन द न्यूज़पेपर। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इसको रिसेंटली अप्रूवल दिया गया, और यहां पे कैबिनेट ने ईपीएफ सब्सिडी जो है वो भी नए वर्कर्स के लिए यहां पे देने की बात करी है। तो यहां पे देखिए, आप में से काफी सारे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनको पता है कि एक कंपोनेंट जो होता है वो सरकार की तरफ से आता है, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है बेसिकली सरकार क्या यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है कॉर्पस को, एक बड़े कॉर्पस को फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहां पे हुआ क्या है, यहां पे सरकार ने कहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होता था 12% का वो सरकार देगी। तो एक तरीके से वो अब इंडिविजुअल को देने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो एक तरीके से सब्सिडाइज हो गया वो इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए, एम्प्लॉय के लिए। चलिए देखिए, आप में से बहुत से लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते होंगे, तो आपको पता है कि एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के बारे में, इसमें एक जो कंपोनेंट होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, दूसरा इक्वल कंपोनेंट जो होता है वो एम्प्लॉय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं पेंडेमिक के टाइम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की हालत खराब है, दोनों की हालत खस्ता है, तो इस वजह से सरकार ने कहा है कि सब्सिडी के तौर पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो, जैसे कि कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे बोथ 12% एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और 12% का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब 24% ऑफ वेजेस ईपीएफ के अंदर वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक नई चीज जो है वो लेके आए, इस वजह से इसका जिक्र किया गया था। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए कहा है कि मंथली वेजेस जो है लेस देन 15,000 वाले लोगों को लिया गया, ना कि 10,000 वाले लोगों को। इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। अमाउंट जो है स्ट्रेट अवे क्रेडिट होगा आधार सीडेड ईपीएफओ अकाउंट्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ये जो पैसा दिया जाएगा। और साथ में ही इट एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, देखिए एम्प्लॉयर को जब पता है कि उसको 12% अलग से नहीं देना है, ठीक है, एम्प्लॉय के किस अकाउंट के अंदर, एम्प्लॉय के ईपीएफओ अकाउंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ठीक है मुझे नया एम्प्लॉय लेना है, तो कम से कम इस पैसे का बर्डन तो मेरे पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब इस बर्डन को उठा रही है। और कहीं ना कहीं जब एम्प्लॉयर का बर्डन सरकार उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि भाई आपको जिसको भी एम्प्लॉयमेंट देनी है उसको दे दो, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो हम नहीं डालेंगे, आपके ऊपर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्रेशर जो अभी तक ईपीएफओ की वजह से पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। इवन एम्प्लॉयज को भी कहा गया है कि आपका भी जो पैसा होगा वो भी
आपकी सैलरी में से नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पे देखिए डिमांड भी तो बढ़ानी है, और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा। जब उनका पैसा आप लेकर इस ईपीएफ अकाउंट में डाल देंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो यहां पे जो गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छा स्टेप लिया है। एम्प्लॉयर का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉय का वो भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के पास पैसा ज्यादा रहेगा और वो डिमांड करेगा वेरियस कमोडिटीज की मार्केट के अंदर, और एम्प्लॉयर भी हिचकिचाएगा नहीं किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि 12% का खर्चा जो है वो उसे नहीं उठाना पड़ेगा, वो सरकार उठाएगी। चलिए, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी पहली जो 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन नॉट बी एक्वायर्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब यहां पे इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, सिटीजनशिप वाले चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, नहीं भी आपको पता तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से इसे याद रखना है। तो क्या बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप ली जा सकती है, व्हाट अबाउट डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, आपको बताना है कैन नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है, ठीक है, उसको आपको सर्कल के अंदर डालना है और फिर सोचना है उसके आंसर के बारे में। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली बेसिकली एक स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि जो रूल्स है, जो कि हमारा एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको जो गवर्न करेंगे, वो जो रूल्स है अंडर प्रिपरेशन है। अभी एक स्टेटमेंट दी गई थी ऐसे एमएचए के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई यहां पे सिटीजनशिप को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। तो बात करी जाए, सिटीजनशिप जो है वो वेरियस 5 तरीकों से ली जा सकती है, जिसको याद रखने का तरीका है ब्रांड करके याद रखिएगा। तो यहां पे बर्थ के थ्रू आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो इंडिया में अगर कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, वैसे देखिए इसमें काफी सारी कंडीशंस है, वो हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लक्ष्मीकांत की बुक करेंगे। चाहे तो आप लक्ष्मीकांत थ्रू एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है उसमें भी देख सकते हैं। यहां पे मैं आपको जो जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहिए वो बता देता हूं। तो जब बर्थ होता है इंडिया के अंदर, तो आपको सिटीजनशिप जो है इंडिया की मिल जाती है, या फिर बर्थ नहीं हुआ है लेकिन आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लेते हैं कि आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं, इस तरीके से भी हो जाता है। तो बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, आर स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ए स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। जब कोई टेरिटरी इंडिया जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्चर कर लेती है और वहां के जो लोग हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। देन नेचुरलाइजेशन होता है इसमें, और डेसेंट होता है। पहले डेसेंट देखते हैं। डेसेंट में क्या होता है, बेसिकली अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन आपके जो पेरेंट्स है उनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, तो भी आपको यह सिटीजनशिप दी जा सकती है। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी इंडिविजुअल कुछ कंडीशंस दे रखी है, जैसे कि एक कंडीशन है कि 12 साल आपको इंडियन रेजिडेंट बन के रहना होता है, और शेड्यूल 3 के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उनको आपको सर्टिफाई करना होता है। तो जब आप ये चीजें कर लेते हैं तो बाय नेचुरलाइजेशन आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो याद रखने का तरीका क्या है, ब्रांड, इसमें काफी सारी कट ऑफ डेट्स भी दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। फिलहाल के लिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो कैन नॉट एक्वायर्ड, तो बर्थ से भी होती है, डेसेंट से भी होती है, रजिस्ट्रेशन से भी होती है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपसे पूछा था कैन नॉट, और हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है मोलनुपीरावीर के बारे में। पूछा गया मोलनुपीरावीर क्या है, इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज एन एंटी वायरल ड्रग जिसको MK4482 EIDD 2801 भी कहा जाता है, हो सकता है। रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च हैव शोन दैट मोलनुपीरावीर कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 इन 24 आवर्स। तो यहां पे कोरोना वायरस के कंसर्निंग ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये जो पर्टिकुलर आपकी मेडिसिन है, इसने यहां पे जो रिजल्ट्स हैं वो शो करें। It is also seen as the first demonstration of an intravenous available drug to rapidly block SARS coronavirus 2 transmission। तो ये अपने आप में पहली ऐसी इंटरवेनस ड्रग है जिसने ऐसा करके दिखाया है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूएस की जो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां पर ये रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो पाए गए हैं कि यहां पे सक्सेसफुली जो आपका कोरोना वायरस है उसका ट्रांसमिशन रोकने के लिए ये मोलनुपीरावीर जो है इसने सक्सेसफुल रिजल्ट शो करे हैं। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाती है। ड्रग को ये बेसिकली एंटीवायरल ड्रग है जिसका साइंटिफिक नेम दे रखा है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखिए ड्रग को किस तरीके से या वैक्सीन को किस तरीके से लिया जा सकता है, इंट्रावेनस टेक्निक होती है, जैसे कि यहां पे दी है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी वैक्सीन होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है नीडल के थ्रू, टीका लगा के आपको दिया जाता है, इसलिए वेन्स के अंदर दिया जाता है, इसलिए इसे इंट्रावेनस कहा जाता है। सेकेंड होती है ओरल वैक्सीन, जैसे कि पोलियो की होती है जिसमें 2 बूंद कहते हैं जिंदगी की, तो उसमें पोलियो वैक्सीन के अंदर वो आपको आपके मुंह के जरिए दी जाती है। और ये जो पर्टिकुलर जो सेकंड फेज और थर्ड फेज के ट्रायल चल रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, ये भी एक ओरल वैक्सीन है, ना कि इंटरवेनस अवेलेबल ड्रग। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। पूछा गया है कि विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू प्राइवेसी। तो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। और आर्टिकल 21 आपका क्या है? इट इज राइट टू लाइफ। ठीक है, और राइट टू लाइफ की जब बात करते हैं ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी वजह से जैसे राइट टू स्लीप है, ये कहा गया है टाइम टू टाइम वेरियस जजमेंट्स के थ्रू कि ये सब चीजें भी आपके राइट टू लाइफ के अंदर ही आती है। तो अगर आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और कोई आपके पड़ोसी जो है वो डीजे चला रहा है बहुत तेज तेज, बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर, तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका राइट टू स्लीप जो होगा वो इसकी वजह से हर्ट करेगा। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं आपका राइट टू लाइफ जो है वो भी इसी की वजह से हर्ट होगा, इसकी वजह से डैमेज होगा। तो इसी वजह से काफी सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि राइट टू लाइफ के अंदर सम्मिलित हैं, उसके अंदर आते हैं। और उसमें से राइट टू प्राइवेसी भी जो है इट्स वन ऑफ द राइट्स, ध्यान रखिएगा। सो आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी भी आता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप उनके घरों के बाहर जाके पोस्टर चिपका रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करना बंद करिए। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज को हिदायत दी गई है कि जो भी लोग क्वारंटाइन करे गए हैं, जहां पे पेशेंट्स निकले हैं, उनके घर के बाहर पोस्टर चिपकाना आप बस करिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी उनको भी है। आप पूरी दुनिया को मत बताइए ये सब चीजें। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस कलवरी S23 और इसको लेकर बताएं इसकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑफ द फॉक्सट्रॉट क्लास फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो डीजल इलेक्ट्रिक ये इसकी टाइप बता दी, और यहां पे ये भी बता दिया ये जो सबमरीन है फॉक्सट्रॉट क्लास की है, जो कि पहले यूएसएसआर में यूज करी जाती थी। हो सकता है इट इज मलयालम नेम फॉर जेब्रा शार्क, अ प्रेडेटर इन द इंडियन ओशन। इसका जो नाम लिया गया है वो जेब्रा शार्क से लिया गया है, और इसकी जो रेंज है 32,000 किलोमीटर के आसपास है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने सबमरीन डे जो था इसे सेलिब्रेट किया था 8 दिसंबर को। और 8 दिसंबर को ही इसे क्यों मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज दिस वाज द डे जब आईएनएस कलवरी को इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, तो इस आईएनएस कलवरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसी वजह से पूरा दिन जो सबमरीन डे जो है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं कलवरी की। कलवरी इज द मलयालम नेम जो कि टाइगर शार्क के लिए यूज किया जाता है, जो कि इंडियन ओशन की एक बहुत बड़ी प्रेडेटर है। तो यहाँ पे जेब्रा शार्क नहीं है, टाइगर शार्क है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। रेंज इसकी 32,000 किलोमीटर है, स्पीड भी मैं आपको इसकी बताऊंगा, बट पहले यस इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑफ फॉक्सट्रॉट क्लास, जो कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर से आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 दिसंबर इंडियन नेवी सबमरीन डे, और इसमें अगर मैं आपको इसकी स्पीड बताऊं तो इसकी स्पीड है अराउंड 8 नॉट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो ये एक्टिव आपकी लर्निंग होने वाली है। जितनी चीजें मैंने आपको बतानी थी मैं बता चुका हूं, सारे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। नाउ इट इज योर टर्न टू पार्टिसिपेट। अब आपकी बारी है कि आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए कमेंट सेक्शन को यूज करें और मुझे जल्दी से आंसर करें जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बिकॉज एक्टिव रिवीजन का ये अपने आप में एक बेस्ट मेथड है, ताकि आप एग्जाम के अंदर कोई भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट भूले ना। चलिए, शुरुआत हमने करी थी पीएम वानी से। तो यहां पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, डीओटी के द्वारा प्रपोजल रखा गया था, यूनियन कैबिनेट ने माना है, और इसमें ब्रॉडबैंड की सर्विस जो प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी लाइसेंस फीस की यहां पर बात नहीं करी गई है, ध्यान रखिएगा। जो केएलआई प्रोजेक्ट है, जल्दी से बताएं किन रीजन्स को ये कनेक्ट करने वाला है। क्या ये कारगिल को कनेक्ट करेगा लेह से, या किसी दूसरी चीज को? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। करेक्ट आंसर आना शुरू हो गए हैं। यस, 11 आइलैंड्स और लक्षद्वीप को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कवरती से लेकर बित्रा तक, कैडमेट, किल्तान सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और कब तक इस प्रोजेक्ट का टारगेट रखा गया, जल्दी से बताएं। 2022 रखा गया है क्या? नहीं, 2023 तक वी हैव टू कंप्लीट इट। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कोचिन कोस्ट यू फाइंड लक्षद्वीप एंड ऑल अदर रिलेटेड आइलैंड्स। देन हमने देखना है फूड ऑफ हरप्पन्स। तो हरप्पन के जो लोग थे वो क्या वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे? तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स मिली है उसके हिसाब से कैटल बफेलो का जो मीट था वो कंज्यूम किया जाता था। कल्टीवेशन भी किया जाता था, पी का, मटर का कल्टीवेशन किया जाता था। मोर ओवर सेसमी, लाइन सीड, मस्टर्ड, ये सब चीजें भी उगाई जाती थी। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था मिनी काजीरंगा। जल्दी से बताएं किसको कहा जाता है? यस, पोबितारा। न्यूज में क्यों थी, जल्दी से बताएं। राइनोसरस की वजह से, और वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे राइनोसरस की। डेंसिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। किस स्टेट में है ये जल्दी से बता दें मुझे आप। यस, असम के अंदर।
तो यहाँ पे राइनोसरस जो है उनको न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं मिल पा रहा है और कैटल के साथ कंपटीशन हो रहा है फूड को लेकर, इस वजह से प्रॉब्लम है वहां पर। देन हमने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जल्दी से बताएं, CAIR की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये भी बताएं कि किस ऑर्गेनाइजेशन की ये लैब है। यस, जल्दी से बताएं, DRDO की, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बचाने के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देन हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अप्रूवल दिया गया। जल्दी से बताएं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कौन कंट्रीब्यूशन देने वाला है, गवर्नमेंट कितने कितने % था वो जल्दी से बताएं। यस, मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए क्या यहाँ पे रखा गया था, क्या 10,000 रुपए था? नहीं, 15,000 रुपए करेक्ट आंसर। आई एम हैप्पी मेनी ऑफ यू आर गिविंग आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किस किस तरीके से, मैंने आपको एक शब्द बताया था, जल्दी से बताएं क्या शब्द था वो। BRAND, ब्रांड। बी से क्या था, बर्थ। आर से जल्दी से बताएं, आर से क्या था, रजिस्ट्रेशन। ए से बताएं, ए से क्या था, एक्विजिशन या फिर इनकॉर्पोरेशन। एन से क्या था, नेचुरलाइजेशन। डी से क्या था, डेसेंट। अब इसको कभी मत भूलिएगा। चलिए, सो दिस इज द स्लाइड ऑफ निमोनिक। फिर हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, कैसे दी जाती है ये, ओरल है या फिर इंट्रावेनस है। यस, इट इज ओरल, एग्जैक्टली। और रिजल्ट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, जल्दी से बताएं। राइट टू स्लीप किसके अंदर आता है, ये भी बताएं। और न्यूज में क्यों था, यस, यहां पे पोस्टर्स नहीं लगाने हैं जो कॉन्टेंट कोविड-19 पेशेंट्स हैं। इसके बाद लास्ट में हमने देखा था INS कलवरी के बारे में। नाम किसके ऊपर है, जेब्रा शार्क के ऊपर, जल्दी से बताएं। लायन शार्क के ऊपर या फिर टाइगर शार्क के ऊपर। यस, टाइगर शार्क। कौन सा पर्टिकुलर डे मनाया जाता है ये भी बताएं। वी सेलिब्रेट सबमरीन डे ऑन डिसंबर 8th। यस, और हमने यहाँ पे INS कलवरी को लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। तो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और रिवीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने करे, आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स का। व्हाट आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कौन कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अगर सबके नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद तो मैप को जरूर देख लीजिएगा। अगर एक भी कंट्री का नाम याद आता है तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आप देखते हैं मेंस का क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। Do you think are we violating the right of COVID-19 patients when we paste posters outside their houses? Comment. तो बताएं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और क्या जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया या फिर जो पेशेंट्स हैं उनके घर के बाहर जब हम ये पोस्टर्स लगा देते हैं, क्या हम उनका ये राइट वायलेट करते हैं? आप इस चीज पे कमेंट करिए। सो इसका आंसर जो है आप यहाँ पे जो पीयर इवोल्यूशन का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो नेटमॉक मेंस करके आप सर्च कर लीजिएगा। नेटमॉक मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप करके आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने सीरीज सब्सक्राइब कर रखी है वो यहाँ पे अपने आंसर को सबमिट कर दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस सीरीज हियर सो दैट यू कुड सी द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। तो वेदर यू ज्वाइन दिस सीरीज और नॉट, एवरीडे बेसिस पे आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रोज एक आंसर जरूर लिख के देखिए, चाहे उसे खुद ही क्यों ना आप इवेल्युएट करिए, बट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मैं आपको एक क्वेश्चन रोज देता हूं। तो चाहे तो आप अपने पीयर से इवेल्युएट करा सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर। बाकी मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आप सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे अपने आंसर्स को जरूर पोस्ट करना शुरू करिए और अपने आंसर्स को इवेल्युएट जरूर कराइएगा। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया है तो ओम प्रकाश ने करेक्ट आंसर दिया है, कांग्रेचुलेशन ओम प्रकाश। आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो है जरूर लिखिएगा, चाहे जितना भी आपने क्यों ना स्कोर किया हो, और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। इन सबके जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, चाहे वो टेलीग्राम का हो या फिर जो ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम के उनका हो या फिर जो सीरीज है उनका हो, तो वहां से आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।